हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। दोस्तों आज का वीडियो झारखंड पॉलिटेक्निक, बिहार पॉलिटेक्निक और यूपी पॉलिटेक्निक विद्यार्थी बहुत ही खास है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि इस वीडियो में लोग देखने वाले हैं आप लोगों को जो फिजिक्स में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, साथ में फॉर्मूला क्या है, क्या ज्यादा पूछा जाता है। जी हाँ दोस्तों, एग्जाम आप लोगों का बहुत ही सामने है, झारखंड पॉलिटेक्निक, बिहार पॉलिटेक्निक का, यूपी का तो हो ही चुका है। तो ये कुछ अगर आप लोग देख लेते हैं टॉपिक्स, तो आप लोग एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्प होगा। मैंने प्रीवियस बहुत सारे पेपर्स को देखा है कि कौन कौन टॉपिक से ज़्यादा सवाल पूछे गए हैं और उस पर मैं लाया हूँ। और साथ में जो न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, ठीक है, वो न्यूमेरिकल किस प्रकार का रहता है उससे भी रिलेटेड मैं फॉर्मूला यहाँ पर ले आया हूँ कि ये फॉर्मूला अगर आप लोग कर लेते हैं तो आप लोग न्यूमेरिकल बन जाएगा। और इस वीडियो को देखने के बाद दोस्तों आप लोग इसका प्रिपरेशन कर लेते हैं तो आप लोगों का तैयारी और ज़्यादा बूस्टअप हो जाएगा और एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्प होगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, पहली बार आए हैं तो और सभी दोस्तों को शेयर कर दे। और कुछ भी अगर पूछना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक दिया है, वहाँ पर मुझे फॉलो कर सकते हैं और मुझसे जुड़ सकते हैं। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहला हम लोग लाए हैं प्रकाश, ठीक है, चैप्टर लाइट का। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं केमिस्ट्री का भी इस तरह का वीडियो बना दूंगा। देखिए आप लोग क्या है, यहाँ मैंने बहुत सारे पेपर्स का एनालिसिस किया है कि किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं उसी से संबंधित ले आया हूँ। तो प्रकाश चैप्टर में सबसे पहला जो टॉपिक निकल कर आता है आप लोगों का, देखिए वस्तु की स्थिति, प्रतिबिंब का बनना, रेखाओं को जानना। पहले आप लोग जान लीजिए क्या है वस्तु की स्थिति। मतलब आप लोग अवतल दर्पण हो, उत्तल दर्पण हो, अवतल लेंस हो, उत्तल लेंस हो, आप लोग वस्तु को कहाँ पर रखेंगे कि उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। कभी कभी ऐसा सवाल बहुत बार पूछा गया है। देखिए क्या कि वस्तु को कहां पर रखेंगे कि वस्तु बिल्कुल बिंदु मात्र का बनेगा, उसका प्रतिबिंब बिंदु मात्र का बनेगा अवतल दर्पण के सामने, तो कहां पर रखेंगे, अनंत पर। ठीक है, तो ये सारा कि कहां पर रखने पर कैसा इमेज बनता है अच्छा से याद कर ले। चाहे समतल दर्पण की बात करें, चाहे उत्तल दर्पण की बात करें, चाहे अवतल दर्पण की। समतल दर्पण का पूरा हिस्ट्री जान लीजिए, क्या होता है, कैसा प्रतिबिंब बनाता है, समतल दर्पण अपना बिंब का सीधा बनाता है कि नहीं, उसका आवर्धन कितना होता है, सारा चीज जान लीजिए। फोकस दूरी कितना होती है, ये सवाल एग्जाम में पूछा जाता है। और इसका स्थिति से संबंधित सवाल आप लोग एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा, इसलिए आप लोग अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को जान लीजिए। ठीक है, आप लोग एनसीईआरटी को पढ़ लीजिए, दैट इज इनफ। नेक्स्ट, प्रतिबिंब का बनना तो ही कि आप लोग वस्तु कहां पे रखेंगे, प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी बनेगा, वास्तविक बनेगा। समतल दर्पण कैसा प्रतिबिंब बनाता है, आभासी की वास्तविक बनाता है। अवतल दर्पण कैसा बनाता है, कौन आवर्धित बनाता है, कौन सा दर्पण छोटा प्रतिबिंब बनाता है, ये सारा चीज जान लीजिए जो कि एनसीईआरटी में आप लोग का दिया हुआ है। और रेखाओं को जानना, ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर अवतल दर्पण का ही बात करता हूं। ठीक है, इसमें बहुत सारी रेखाएं होती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक रेखा हो गया, इसको मुख्य अक्ष बोलते हैं। यहाँ पर एक बिंदु रहता है ध्रुव, फिर फोकस रहता है, फिर वक्रता केंद्र रहता है और इसके समांतर रेखा जाता है। तो ये सारे रेखाओं का नाम जान लीजिए कि इस रेखा का नाम क्या है, इस बिंदु को क्या बोलते हैं, इस बिंदु को क्या बोलते हैं। फोकस दूरी और आप लोग का वक्रता केंद्र में रिलेशन क्या होता है, यहाँ पर जो बिंदु था उस दूरी को, उस बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे ध्रुव बोलते हैं। समांतर रेखाएं जाते हैं टकराने के बाद कहाँ से पास करती है, ये सारा चीज अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिए। इससे एक सवाल आप लोग का हर एक बार रहा है और एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प होगा। नेक्स्ट दोस्तों, दर्पण का प्रयोग कि आप लोग अवतल दर्पण का प्रयोग कहाँ करते हैं, उत्तल दर्पण का कहाँ करते हैं, समतल दर्पण का कहाँ पर प्रयोग करती हैं, सारा चीज आप लोग एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। दर्पण का प्रयोग, ठीक है, एग्जाम में इससे रिलेटेड आपको सवाल रहा है और इस बार भी रह सकता है, इसलिए दर्पण का प्रयोग जान लीजिए कि अवतल दर्पण का प्रयोग कहाँ होता है, उत्तल दर्पण का कहाँ होता है। ठीक है, और साथ में समतल दर्पण का कहाँ पर होता है। और दोस्तों दृष्टि दोष, ये तो आप लोग का नेक्स्ट चैप्टर का है कि आप लोग जो मानव नेत्र है उस चैप्टर से, लेकिन इसको भी जान लीजिएगा। दृष्टि दोष, मानव नेत्र में कौन कौन सा दृष्टि दोष होता है, जैसे निकट दृष्टि दोष होता है, दीर्घ दृष्टि दोष होता है, जरा दूर दृष्टि दोष होता है। और ये दोष क्यों उत्पन्न होता है, ठीक है। और जब दोस्तों निकट दृष्टि दोष होता है तो आंखों का निकट बिंदु कहाँ रहता है, दूर बिंदु कहाँ रहता है, ये सारा चीज जान लीजिएगा, इससे सवाल रहता है। मैं एक एक टॉपिक जो बोल रहा हूँ, जो लिखा हूँ तो छोड़िए, मैं जो बोल रहा हूँ अभी उसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि दोस्तों उतना लिखा नहीं जा सकता है, मैं बोल दे रहा हूँ इसलिए कि निकट दृष्टि दोष क्या है, दूर दृष्टि दोष क्या है, इन दोषों का निवारण कैसे होता है, कौन सा लेंस लगता है, साथ में ये दोष उत्पन्न क्यों होता है, आंख में क्या फॉल्ट आ जाता है, आंख का वक्रता केंद्र बढ़ जाता है या घट जाता है, आंख का निकट बिंदु कहाँ जाता है, दूर बिंदु कहाँ जाता है, ये जो दोष उत्पन्न होता है, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष। और साथ में इसको ठीक करने के लिए कौन सा लेंस का आवश्यकता होता है, साथ में जरा दृष्टि दोष भी अच्छा से पढ़ लीजिएगा। ये सारा टॉपिक इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट आप सभी के एग्जाम के लिए, पॉलिटेक्निक एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसके बाद देखिए कुछ फॉर्मूला है, जैसे एफ और आर का रिलेशन होता है, एफ इक्वल r/2, इससे न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है। पावर ऑफ ए लेंस एंड फोकस दूरी, फोकल लेंथ का रिलेशन होता है P = 1/f, इससे भी संबंधित सवाल बहुत बार पूछा गया है। साथ में दर्पण सूत्र और लेंस सूत्र दोस्तों आप लोगों का न्यूमेरिकल रह सकता है, क्या रह सकता है, न्यूमेरिकल, तो इसको अच्छे से कर लीजिएगा। दर्पण सूत्र जो होता है 1/f = 1/v + 1/u, और लेंस सूत्र जो होता है उसको भी अच्छे से याद करके और उससे संबंधित 2-4 सवाल कर लीजिएगा। देखिए ज़्यादा हार्ड सवाल नहीं आते, जितना आप लोग एनसीईआरटी में है उससे भी आसान सवाल ही आते हैं, इसलिए बस आप लोग कम से कम फॉर्मूला को जान लीजिए और उस पर 1-2 न्यूमेरिकल बना लीजिए। न्यूमेरिकल कैसा बनता है, सिंपल फॉर्मूला बेसिस पे न्यूमेरिकल आता है, ज़्यादा हार्ड नहीं आता है।
नेक्स्ट दोस्तों आता है अपवर्तनांक। ठीक है, अपवर्तनांक जैसे सबसे ज्यादा अपवर्तनांक किसका होता है, सबसे कम अपवर्तनांक किसका होता है। ठीक है, जब कोई रे अगर हवा से पानी में इंटर करता है तो उसके कंडीशन क्या रहता है, अभिलंब की ओर मुड़ती है या अभिलंब से दूर जाती है। ये सारा चीज देख लीजिएगा जो एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। साथ में आवर्धन, आवर्धन का फॉर्मूला, आवर्धन मतलब m इक्वल टू क्या होता है, से माइनस वी बाई यू होता है, और साथ में एच डैश मतलब हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, एच डैश बाई एच होता है। ठीक है, और समतल दर्पण का आवर्धन कितना होता है, ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है, मैं जो बोल रहा हूँ अभी उसको अच्छे से कर लेंगे दोस्तों तो एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्प होने वाला आप लोग का। नेक्स्ट चैप्टर मानव नेत्र और रंग बिरंगा जो संसार है आप लोग का, उसमें देखिए जो छोटा सा चैप्टर है उसमें आप लोग मानव नेत्र के बारे में पूरा फुल डिटेल जान लीजिएगा। इससे आप लोग का 2 से 3 सवाल भिड़ जाएगा। ठीक है, 2 सवाल तो कहीं नहीं जाएगा। मानव नेत्र में रेटिना क्या होता है, कहाँ पर प्रतिबिंब बनता है, मानव नेत्र में कैसा प्रतिबिंब बनता है, मानव नेत्र में कौन सा लेंस लगता है, मानव नेत्र में जो किरण इंटर करता है जो प्रकाश की उसको कंट्रोल कौन करता है, इससे संबंध मतलब मानव नेत्र हो गए पूरा डिटेल में पढ़ लीजिए जो आप लोग एनसीईआरटी में दिया है और बाहर से भी कहीं मिल जाएगा उसको भी पढ़ लीजिए कि मानव नेत्र में कहाँ पर प्रतिबिंब बनता है। जो मैंने अभी बताया वो सारा चीज अच्छे से पढ़ लीजिए क्योंकि इससे आपको लगेगा 2 से 3 सवाल कहीं नहीं जाने वाला है। नेक्स्ट, प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन। प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन होता है, कौन सा प्रकाश ज्यादा मुड़ता है, कौन सा कम मुड़ता है, किसका कितना तरंगदैर्घ्य रहता है, ये भी अच्छे से याद कर लीजिएगा। साथ में प्रकाश का प्रकीर्णन, तारे क्यों टिमटिमाते हैं, सूर्योदय के समय सूर्य रक्ताप प्रतीत होता है, ये सब के बारे में अच्छा से पढ़ लीजिएगा। इनसे सवाल आप लोग का भिड़ रहा है एग्जाम में। ठीक है, इसके बाद दोस्तों विद्युत। सबसे पहले इस चैप्टर के जितने सारे एसआई यूनिट्स है, चाहे आपका विभवांतर का एसआई यूनिट हो, चाहे धारा का हो, चाहे प्रतिरोध का हो, चाहे पावर का हो, चाहे किसी का भी ऐसा, चाहे आपका प्रतिरोधकता का हो, ऐसा यूनिट 100% हर एक बार आपका ऐसा यूनिट से 2 से 3 सवाल रहता है। समझ रहे हैं, ज़्यादा ऐसा नहीं है, खुद ढूंढ के पढ़िएगा फिर भी आपको 8 से 10 ऐसा यूनिट ही मिलेगी इस चैप्टर में। तो सबको अच्छे से कंठस्थ कर लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में इससे सवाल आप लोगों का आ रहा है। ठीक है, ऐसा यूनिट को बिल्कुल नहीं हल्के में लीजिए, ये आप लोगों का नंबर बढ़ा सकता है। नेक्स्ट, श्रेणीक्रम संयोजन, पार्श्वक्रम संयोजन, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि श्रेणीक्रम संयोजन में क्या फॉर्मूला होता है, पार्श्वक्रम में क्या होता है। श्रेणीक्रम ध्यान से सुनिए, आप लोगों को जो आममीटर होता है किस क्रम में उसको परिपथ में जोड़ा जाता है, या फिर जो आप लोग का वोल्टमीटर है उसको कैसे जोड़ते हैं, तो समझ लीजिए श्रेणीक्रम में जोड़ते हैं आममीटर को और वोल्टमीटर को जोड़ते हैं पार्श्वक्रम में। ठीक है, साथ में घरों में हम लोग जो है पार्श्वक्रम का प्रयोग करते हैं या श्रेणीक्रम का प्रयोग करते हैं तो क्यों करते हैं। ठीक है, ये सारा चीज अच्छे से पढ़ लीजिएगा और एग्जाम में इससे सवाल रहता है। फिर आप लोग का ये कुछ फॉर्मूला है, इन फॉर्मूला को देख लीजिए, इससे आप लोग का न्यूमेरिकल रहा है बहुत बार। इस बार भी रह सकता है कि H इक्वल टू आई स्क्वायर RT होता है। H यानी कि हीट होता है, I मतलब धारा, R मतलब प्रतिरोध, T यानी कि टाइम सेकंड में, P इक्वल टू VI होता है। इस फॉर्मूला को मॉडिफाइड भी कर सकते हैं आप लोग, जैसे V इक्वल टू होता है, क्या होता है, V इक्वल टू IR होता है ना, तो I स्क्वायर R हो सकता है और एक होता है V स्क्वायर बटे R, P के जगह पे ये फॉर्मूला आप लिख सकते हैं। ठीक है, इसको अच्छे से कर लीजिएगा। साथ में V इक्वल टू IR होता है और आप लोग ये ओम्स लॉ हो गया। साथ में ये फॉर्मूला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रतिरोध का कि R इक्वल रो L बाई ए, जहाँ पर रो क्या है, जो तार है उसका प्रकृति कैसा है, कौन सा मटेरियल का बना हुआ है, और L जो है तार की लंबाई, और A मतलब उसका जो तार है, मान लीजिए तार है तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है वो A है। ठीक है, इसको अच्छे से कर लीजिएगा, इससे सवाल पूछा जा सकता है आप लोग का। उसके बाद विद्युत शक्ति आप लोग का अच्छे से पढ़ लीजिएगा, विद्युत शक्ति से भी सवाल रहता है आप लोग का। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, ठीक है, ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव में दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, साथ में चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का गुण क्या क्या होता है, इसको अच्छे से जान लीजिएगा। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होता है, एक दूसरे का भी प्रतिच्छेद नहीं करती, इसका अच्छे से गुण को पढ़ लीजिएगा। साथ में दोस्तों विद्युत मोटर और विद्युत जनित्र। ठीक है, विद्युत मोटर और विद्युत जनित्र को अच्छे से एक एक पार्ट्स को जान लीजिएगा क्योंकि दोस्तों इससे पार्ट्स से संबंधित सवाल पूछे, जैसे प्रणालिका क्या है, आर्मेचर क्या है, कुंडली क्या है, ये सारा चीज पूछा जाता है विद्युत जनित्र और विद्युत मोटर में। विद्युत मोटर काम क्या है, उसको किस में कन्वर्ट करता है, और विद्युत जनित्र किसको किस में कन्वर्ट करता है। यानी जैसे विद्युत जनित्र क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और यानी कि आपका जो मैकेनिकल एनर्जी उसको इलेक्ट्रिकल विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, यांत्रिक ऊर्जा को, विद्युत जनित्र। और वहीं विद्युत मोटर क्या करता है, ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और साथ में ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है ये भी पूछा गया है बहुत बार, तो इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और विद्युत चुंबकीय पर यहाँ पर थोड़ा कट गया है, ठीक है, यहाँ पर ये भाग ये है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। विद्युत चुंबकीय प्रेरण को भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इससे सवाल आप लोग एग्जाम में रहा है। तो दोस्तों ज़्यादा नहीं, देखिए आप लोगों को पॉलिटेक्निक में इन्हीं 4 चैप्टर से, झारखंड पॉलिटेक्निक खासकर बहुत ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। बाकी हर एक पॉलिटेक्निक में ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा मतलब है
क्या कहते हैं हॉट चैप्टर, इससे सवाल हर एक बार रहता है और काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। अकेले कह दे प्रकाश चैप्टर से दोस्तों झारखंड पॉलिटेक्निक में 12 से 15 क्वेश्चन सिर्फ इसी चैप्टर से आप लोग के आने वाले हैं। और इसका विद्युत वाले चैप्टर से भी 10 से 12 क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। तो ये जो मैंने बताया ये चैप्टर्स आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। इनको अगर 4 चैप्टर्स को भी अच्छे से कर लेते हैं तो बहुत ज़्यादा मार्क्स आएंगे, क्योंकि पिछले जितने भी बार मैंने क्वेश्चन देखा इसी टॉपिक्स पर, इन्हीं चैप्टर्स पर ज़्यादा सवाल पूछे गए हैं। मैक्सिमम 90% सवाल इन्हीं 4 चैप्टर से आ जाता है। तो समझ लीजिए कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। तो अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है। अपने सारे दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिए, किसी का अच्छा कीजिएगा तो दोस्तों आपका भी जरूर अच्छा होगा। और चलिए चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर से अगर कुछ भी हमसे पूछना है, डाउट है तो इंस्टाग्राम में जुड़कर मुझसे पूछ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन लिंक है वहाँ पर मुझे फॉलो कर लीजिए। चलिए अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।